पॉजिटिव वेब श्रृंखला का आज 31वां दिन। श्रृंखला के रूप से देखा जाए तो 30 दिन 30 श्रृंखलाओं की एक सीरीज पूरी करके आज हम एक नए आयाम पर पहुंच रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज का दिन विशेष है। पूरे दिन भर आज पर्यावरण के विषय की बात हुई। कुछ विषय बहुत अच्छे भी रहे, जिसमें कौन से देशों ने ग्रीन एनर्जी के लिए क्या क्या किया है, ये विषय रखा गया। ब्रिटेन ने क्या नियम लिया है, हॉलैंड में क्या नियम है, जर्मनी में क्या नियम है, इस बातों की चर्चा भी हुई। 6-7 साल पहले भारत में भी एक मूवमेंट चली थी, काफी यूनिवर्सिटीज में भी ये मूवमेंट चली थी कि एक दिन, सप्ताह का एक दिन हम होगा जिसमें हम व्हीकल का उपयोग नहीं करेंगे। चली, एक आध साल चली अच्छे से, मगर शायद पर्यावरण के उपलक्ष्य में ये निर्णय हुआ था, ये सबके दिमाग से निकल गया और फिर से हम थे वहीं पर आ गए। कुछ रिसर्च भी आज सामने रखे गए हैं ऐसे कि पर्यावरण के साथ रहते हुए व्यक्ति के उम्र का जो बदलाव होता है, आज अगर देखा जाए तो मेरी उम्र 40 साल है, मगर अगर मेरी बायोलॉजिकल एज अगर पूछी जाए तो शायद हो सकता है वो 50 साल से ऊपर की निकले। उसी तरह से जो भी आज 20, 25, 30 साल के जो बच्चे हैं या युवा हैं, उनकी भी अगर बायोलॉजिकल एज को अगर देखा जाए तो शायद उनकी वास्तविक उम्र से वो ज्यादा होगी। तो ये कहा गया है कि प्रकृति के साथ जो लोग जीते हैं उनकी ये बायोलॉजिकल एज है वो भी कंट्रोल में रहती है, इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। माने आज जिसकी जरूरत है सबसे ज्यादा रोग प्रतिकारक क्षमता की, तो रोग प्रतिकारक क्षमता भी उसमें ज्यादा अच्छी रहती है। कुछ विषय ऐसे भी चले हैं कि पिछले सालों में, माने हाँ, एक और भी बात खुल के आज रिसर्च सामने आया कि अगर ये इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा तो हो सकता है कि जिस तरह से अंटार्कटिका और बाकी जगहों के हिमखंड जिस तरह से पिघल रहे हैं, तो उसकी वजह से उसमें फ्रीज हुए वायरस या बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया अगर वहां फ्रीज हुए हैं तो शायद हो सकते हैं कि वो हमारे सामने आए, माने नई नई बीमारियां हमारे सामने आ सकती है ड्यू टू द पोल्यूशन। ये सारी चीजें होती हैं, मगर ये एक नया विषय भी याद निकला है कि अगर कोई हिमखंडों में कुछ वायरस या बैक्टीरिया रिजर्व हो चुके हैं तो शायद वो भी कल्टीवेट हो सकते हैं। हर बार मेरा ये मानना है कि दिन विशेष कभी मेरे लिए कभी चार्मिंग नहीं रहा है। हर बार मैं ये कहता हूं कि योग दिन की आज 7वां योग दिन आ रहा है, मगर 6 योग दिन में मेरी यूनिवर्सिटी को बात करके मैंने कभी भी उसको सेलिब्रेट नहीं किया है। मैं ये मानता हूं 364 दिन करने की जो प्रक्रिया है, जो लोग योग नहीं करते हैं उनके लिए योग डे है, जो योग के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बाकी के 364 दिन भी योग का ही काम करना है। तो आज बहुत जरूरत है हमारे लिए कि एक दिन, आज का दिन सिर्फ पर्यावरण दिवस के रूप में हम मना के शांत हो जाएं, ऐसा ना हो सकता है आज या कल तक हम कोई एक संकल्प करें कि पर्यावरण के लिए हम क्या करेंगे। कैसा बचपन हम करते हैं, पर्यावरण के दिन कर हम पौधा डाल देते हैं जमीन में, मगर कितने पौधे बड़े हुए उसमें से, ये बड़ा प्रश्न है। भले एक पौधा डाले, मगर हम ये तय करें कि एक पौधे को वृक्ष में परिवर्तित करना ये हमारी जिम्मेवारी है। या हम ये करें कि मेरे घर से भले ही 100 मीटर की दूरी तय करो, 200 मीटर की दूरी तय करो कि इतनी दूरी में मुझे जाना होगा तो मैं वाहन लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी ऑफिस या मेरे घर से 100 मीटर की दूरी में मुझे जाना होगा तो मैं वाहन का उपयोग नहीं करूंगा। कुछ ऐसे नियम या एक ऐसा प्रण ले जो हम कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई प्रण लेना है,
मगर हम जो कर सके, यह हम ऐसा प्रण कर सकते हैं कि जितनी भी मेरे जीवन में कोई एक आर्टिफिशियल चीज को मैं छोड़ दूंगा, पर्यावरण को नुकसान करने वाला जो भी चीज है, प्लास्टिक है या एक्रेलिक है या कुछ भी है, मैं कोई एक चीज का उपयोग बंद कर दूंगा। कि आज से क्या मैं ये प्रण कर सकता हूं कि आज से मैं जब भी खरीदी करने जाऊंगा तो मैं अपने साथ मेरी बैग लेकर जाऊंगा। छोटे छोटे प्रण हैं, मगर शायद ये प्रण, शायद इस पर्यावरण दिवस नहीं, हमारे जीवन को पर्यावरण में बनाएंगे। जो मैं बात कर रहा था बचपने की, कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी थी तो लोग स्कूटर पर पौधा लेके निकले, आज पौधा रोपोगे तो कल काम लगेगा। तो कल किसने रोका था? कल भी करना था ना, जो काम कल करना था वो आज करने के लिए स्कूटर पर निकले हैं। जैसे आज पौधा डालोगे और ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाने वाली है। आज प्रश्न ये नहीं रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग के समय में ये प्रश्न नहीं रहेगा कि बरसात लाने के लिए हमें पौधा डालना पड़ेगा, मगर क्लाइमेट को बचाने के लिए, क्लाइमेट के बैलेंस को बचाने के लिए सिर्फ पौधा लगाना नहीं, और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी कि जिससे हमें ये करना पड़ेगा। सिर्फ कोरोना काल में हमने जो मास्क यूज किए हैं, उस मास्क का जितना वेस्टेज हुआ है उसकी भी अगर आप कल्पना करते हैं तो एक बहुत बड़ा हमने प्रदूषण नया खड़ा कर दिया है। तो सोचें, हम पर्यावरण दिन को वाकई ही एक पर्यावरण दिन में अगर बना सकते हैं शायद, या हमारे जीवन में पर्यावरण की कोई चीज ले सकते हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि वो आज के दिन का, पर्यावरण को हमारी जरूरत नहीं है, हमें पर्यावरण की जरूरत है। वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें जीवन देता है। हम क्या बचाएंगे पर्यावरण को? पर्यावरण हमें बचा रहा है। तो हमें उसके लिए, हमें बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। तो आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। मैं धारा बहन को पहले आमंत्रित करूंगा हम प्रार्थना के लिए। हनुमान स्तवन, शायद वो कुछ कह रहे थे, ऐसा शनिवार है तो प्रार्थना में क्या करने वाले हैं ये बताएं। जी सर, हम आज श्री हनुमान स्तवन संग्रह में से जो श्लोक है उसका पठन करने वाले हैं प्रार्थना के स्वरूप में। बलिधामं हेम शैलापदे, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अतुलित बलिधामं हेम शैलापदेहं धनुर्जवन कृशानुं नानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अर्थात अतुलित बल के निवास, हेमकूट पर्वत के समान शरीर वाले, राक्षस रूपी वन के लिए अग्नि के समान, ज्ञानियों के अग्रणी रहने वाले, समस्त गुणों के भंडार, वानरों के स्वामी, श्री राम के प्रिय भक्त वायुपुत्र श्री हनुमान जी को नमस्कार है। धन्यवाद धाराबेन, आपने अच्छी प्रार्थना साथ शुरुआत की। आगे चलेंगे हम शारदा बहन के पास। हमारी जो ग्रह परिचय श्रृंखला चल रही है, तो आज के लिए तो तय है शनि ग्रह का परिचय हम करेंगे, तो जी सर, परिचय करवाएं। आज वैसे तो यही है कि शनि ग्रह के बारे में हम आपके साथ कुछ जानकारी साझा करेंगे। शनि सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौर्य मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक केश दानव है, जबकि इसका घनत्व पृथ्वी का 1/8वां अंश है। अपने बड़े आयतन के साथ यह पृथ्वी से 95 गुने भी थोड़ा बड़ा है। शनि का आंतरिक ढांचा संभवतः लोहा, निकल और चट्टानों के साथ कोर से बना है।
जो धातु हाइड्रोजन की एक मोटी परत के घेरे से तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत तथा बाह्य गैसीय परत है। ग्रह अपने ऊपरी वायुमंडल के एमोनिया क्रिस्टल के कारण एक हल्का पीला रंग दर्शाता है। माना गया है कि धातु हाइड्रोजन की परत के भीतर ही विद्युतीय धारा शनि के ग्रह को चुंबकीय क्षेत्र को उभार देती है, जो पृथ्वी की तुलना में हजारों के और बृहस्पति की विश्व शक्ति के बराबर है। बाह्य वायुमंडल और तौर पर नीरस और स्पष्टता में कमी है। शनि पर हवा की गति 1800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, जो बृहस्पति की तुलना में तेज है, पर इतनी भी तेज नहीं है जितनी नेपच्यून पर है। शनि की एक विशिष्ट वलय प्रणाली है, जो 9 सतत मुख्य छल्लों और 3 असतत चाप से मिलकर बने हैं। ज्यादातर चट्टाने मलबे और धूल की छोटी राशि के साथ बर्फ के कणों की बनी हुई है और बहुत ही सुंदरता प्रदान करती है शनि ग्रह को। परिक्रमण गति के साथ यह सूर्य के चारों ओर घुमाव करने के कारण शनि के 10,759 दिवस लगते हैं। पृथ्वी के जो दिन है उनकी गणना में 10,759 दिन लगते हैं। शनि संभवतः ग्रहीय छल्लों का प्रणाली के लिए बेहतर जाना जाता है, जो उसको दृष्टिगत रूप से अनूठा बनाता है। यह छल्ले शनि की भूमध्य रेखा के ऊपर 6,630 किलोमीटर यानी कि 1,20,700 किमी तक विस्तरित है। अन्य गैस दानवों की भी वलय है, पर शनि का सबसे बड़ा और सर्वाधिक दृश्यमान है। बाकी ग्रहों के भी ऐसे वलय है, लेकिन शनि का ग्रह है वो 6,000 से लेकर 1,00,000 तक बड़ा है, तो बहुत ही अच्छा ग्रह दिखता है वो। शनि के बारे में ये खगोलीय जानकारी थी। शनिदेव भारतीय संस्कृति में शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है। उसके संबंध में उनके भ्रांति है, इसलिए उन्हें अशुभ भी माना जाता है। लेकिन शनि है वह शुभ और बहुत ही हमारे लिए अच्छा है, ऐसा भी है। तो इसके बारे में और गौरंग सर आपको ज्यादा बता सकते हैं। नहीं, बस शनिदेव का स्वरूप जो है, माने शनि ग्रह का स्वरूप जो है, देव नहीं कहूंगा मैं, सॉरी, शनि ग्रह का स्वरूप जो है वो नीलम के रूप में हमारे सामने व्यक्त होता है। तो शनि की ऊर्जा का अनुभव हम नीलम करके जो नंग आता है उससे हम ले सकते हैं। बाकी तो हम सब मानते हैं सबसे शक्तिशाली ग्रह या सबसे शक्तिशाली देव वही है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता नहीं है, तो जो है वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो धन्यवाद शारदा बहन, आपने शनि ग्रह के विषय में बातें की। आगे हम चलेंगे भगवत गीता ज्ञान की तरफ। अनिता बहन हमारे साथ जुड़ी गए हैं अध्याय 3 के जो श्रृंखला में चल रहा है, अध्याय 3। तो उनके कौन से श्लोक आज आप पठन करने वाले हैं, ये बताइए। हरिओम सर। हरिओम। अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग में अभी अगले 3, 27, 28 और 29वें श्लोक का हम पठन करेंगे। तीनों श्लोक में प्रकृति गुण और सकाम कर्म की बातें की गई है। तो आइए अब हम इन तीनों श्लोक का पठन करेंगे और भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अगला श्लोक। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो
गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्विदो मन्दान् कृत्सन्विन् विचालयेत्। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है, परंतु हे महाबाहु, परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता। माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह सकाम कर्म करने वाले अज्ञानी मनुष्य को विचलित ना करे। अस्तु। भगवत गीता के कुछ ऐसे श्लोक हैं जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं, उसमें से ये श्लोक है। सीधी बात बताई गई है, एक तो प्रकृति के स्वभाव की बात बताई गई है, उससे ज्यादा दूसरा ये भी बताया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति को कहाँ ज्ञान प्रकट करना और कहाँ ज्ञान प्रकट ना करना, ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से बताई गई है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होगी तो ज्ञान अपने आप प्राप्त होगा। काफी जगह ऐसी हैं जहां ज्ञान व्यक्त नहीं भी करना चाहिए, और वो विषय इस श्लोक में बताया गया है। तो धन्यवाद अनिता बेन, आपने उस अच्छे से श्लोक का पठन किया, जिसमें फिर से मेरी ये विनती रहेगी जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, फिर से इन 3 श्लोकों को अपने यहाँ पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें। हालांकि ये हमारे जीवन के लिए, हालांकि ये बहुत ही उपयुक्त ये 3 श्लोक हैं। तो धन्यवाद अनिता बेन। आगे चलेंगे हम आज की स्टोरी के लिए। संजय भाई से हम आज उनकी एक पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी सुनने वाले हैं, मगर वो क्वारंटाइन स्टोरी सुनाए उससे पहले मैं अमी बेन से कहूँगा कि उनका परिचय पहले वो करवाएं, और बाद में हम संजय भाई से बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनेंगे हम। अमी बेन। परिचय शायद मुझे लग रहा है कि परिचय मुझे ही करवाना पड़ेगा। संजय भाई का परिचय मैं ही करवा दूं क्या? जी, मौनम सर्वार्थ साधनम, वो सुबह से मेरे जहन में फिर रहा था, तो यहाँ भी थोड़ा मौन हो गया। लेकिन जहाँ बोलने की जरूरत है वहां मौन रहे तो वो भी ठीक नहीं होता। तो संजय भाई का परिचय मैं करवाती हूँ। तो वे अंबुजा सीमेंट लिमिटेड में रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर है। अहमदाबाद में इनकी जॉब है। उन्होंने अभ्यास में बीकॉम DIM और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट किया हुआ है। उनकी जो हॉबी है आकाशवाणी में अनाउंसर है और अच्छे ड्रामा आर्टिस्ट है। हम दोनों ने शायद 3-4 नाटक में एक साथ हम दोनों ने रेडियो नाटक में काम किया हुआ है। उनके साथ जो दिख रही है दीपा बहन, उनकी पत्नी है, और वे एक डॉक्टर है, सिविल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही है राजकोट में। तो संजय भाई से और दीपा बहन से मैं विनती करूंगी कि वो अपनी जो 14 दिनों का जो सफर है वो हमारे साथ शेयर करें। संजय भाई और दीपा बहन। बहुत बहुत धन्यवाद अमी बेन, गौरांग भाई, दारा बेन, शारदा बेन।
पहले तो आप सबका धन्यवाद इसलिए कि आपने हमें ये मौका दिया कि आप सब जैसे गुणीजनों के सामने हम हमारी बात रख सके। और आप इतने पॉजिटिव हो कि आपके वाइब्स के थ्रू ही हम लोग अपनी स्टोरी जो है या तो अपने जो अनुभव है वो अच्छी तरह से शेयर कर पाएंगे। तो एक्चुअली मेरे फैमिली में टोटल मेडिकल बैकग्राउंड है। मेरी वाइफ एमडी है, उन्होंने पैथोलॉजी में एमडी किया है और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर एकेडमिक लाइन में ही सर्विस कर रही है। मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, तो पहले से ही थोड़ा नेचर और ये ऐसा ही है, भगवान की दया से और माँ बाप की कृपा से फिजिकली फिट एकदम बराबर हूँ। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो कुछ अपनी गलतियों की वजह से है, जो भी है। एक्चुअली आई एम एबोनी एम्प्यूटी और मुझे मेरी वाइफ को भी थोड़ा पोलियो का प्रॉब्लम है। तो ये तो ठीक साइड की बात है, इसमें कुछ ज्यादा वो कर जरूरत नहीं, क्योंकि आदमी की इनर पॉजिटिविटी जो है उसके सहारे ही उसका जीवन आगे का व्यतीत बराबर होता है। में लास्ट ईयर जब 2020 में ये सब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, उसी टाइम पर हम लोग अलर्ट थे। मैंने जैसे बोला कि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल है, मेरे 3 साले जो है वो भी डॉक्टर, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है। तो उसकी वजह से क्या है कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि इफ एनी सर्कमस्टेंस डेवलप राइज, कि कोई भी ऐसे होता है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किस तरह से करना है। तो ये सब प्रिकॉशन, और इसकी वजह से हम लोग 2020 को तो अवॉइड कर पाए और वहां पर हम लोग सेफली सरवाइव होके निकल गए और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट 2021 में कोरोना ने हमें भी नहीं छोड़ा, उसके दस्तक एटलीस्ट उन्होंने दे ही दिए। तो हमारे फैमिली में हम लोग 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा छोटा 12 साल का बच्चा। तो सबसे पहले शुरुआत हुई मेरे बेटे से। उसको सबसे पहले पॉजिटिव उसका वो आया। मदर दीपा जो है वो भी रेडी थी, हम लोग भी रेडी थे कि उसको फिर आगे से आगे क्या करना है। इमीडिएट मॉनिटरिंग, इमीडिएट ट्रीटमेंट और ये सब स्टार्ट हो गया और भगवान की कृपा से उसको धीरे धीरे ठीक होने लगा। 2 दिन उसको बुखार हुआ और 1 दिन थोड़ा डायरिया जैसा और ऐसा लगा, लेकिन बाद में बच्चा है तो वो जल्दी से फिट होने लगा और उसको वो प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम हमारे लिए थोड़ी जो मुश्किल थी वो हमारे लिए थी कि 12 साल के बच्चे को हम लोग एक रूम में क्वारंटाइन कैसे करें। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्वारंटाइन अ 12-year चाइल्ड इन अ सिंगल रूम, बिकॉज होल डे वो क्या करेगा, पूरा दिन अंदर रूम में बैठ के वो क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी क्या रहेगी, वो बोर हो जाएगा। इसलिए हमने डिसाइड किया कि बीइंग ए डॉक्टर, माय वाइफ जो है वो सब प्रिकॉशन के साथ में उसके साथ में रहेगी और मैं एक रूम में क्वारंटाइन हो जाऊंगा। तो अल्टीमेटली वही हुआ कि जो हम लोग करना चाहते थे। तो ये थोड़ा हमने डिफरेंटली सोच के ये किया कि बाहर के रूम में वो टीवी देख सके, बाहर खेल सके, रूम में ही ये सब हो सके। 3 दिन के बाद में मेरी बारी आई, मुझे थोड़ा थोड़ा गले में खराश और ये होने लगी। दीपा को पता था कि ये होने वाला है, बिकॉज सी इज ए डॉक्टर एंड सी नोज वेरी वेल कि ये होने वाला ही है आगे जाके। तो वो एकदम जिसको बोलते हैं ना कि रिगोरसली वो मेरे साथ में फॉलो अप कर रही थी, तबीयत कैसी है, क्या है, बुखार है, टेम्परेचर मापो, SpO2 मापो, ये सब कुछ जो है वो होता ही रहता था। और एक दिन 98.9 टेम्परेचर आया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग टेस्ट करवाएंगे और फिर टेस्ट करवाया और वो तो पता ही था कि ये पॉजिटिव आने वाला है। अब हम घर में 3 में से 2 लोग पॉजिटिव थे और मेंटली ये प्रिपेयर हो रहे थे कि भाई अब दीपा को भी इसके दौर के से गुजरना ही है और कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर दीपा की बारी 2-3 दिन के बाद में आ गई। फिर तो हम सब तीनों लोग जो है वो और 4 days वी ऑल 3 आर पॉजिटिव। तो फिर हमारे लिए पूरा घर ही हमारा क्वारंटाइन था। मैं रूम में एक सेल्फ क्वारंटाइन था, वहां से बाहर निकल के सबके साथ में रहने लगा। लेकिन तो स्टार्टिंग में मुझे 2 दिन के लिए थोड़ा सा हल्का सा बुखार, गले में हल्की सी खराश और बहुत जबरदस्त या तो ज्यादा अशक्ति जिसको बोलते हैं वीकनेस, उसकी प्रॉब्लम थी। तो 2-3 दिन तक मैं लेटा ही रहा, जितना हो सके उतना रेस्ट किया, वाटर का कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा किया और दवाई और ये जो सब थी वो एकदम डिसिप्लिन में लेना स्टार्ट कर दिया। 2 दिन के बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं ऑक्यूपाइड नहीं रहता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली
हम लोग सुबह 9 बजे से शाम के 7-8 बजे तक तो ऑक्यूपाइड रहते हैं और ऐसी प्रैक्टिस जैसे हो गया है। अगर मैं मेंटली ऑक्यूपाइड नहीं रहूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, और फिजिकली अगर जो ये प्रॉब्लम है उसके साथ में अगर मैं मेंटली ऑक्यूपाइड नहीं रहूंगा तो और भी कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो मैंने धीरे धीरे, वैसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मैंने धीरे धीरे तीसरे दिन तक काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा हल्का हल्का सा भी, लेकिन जितनी देर में बैठ पाता था 1 घंटे तो 1 घंटे, आधा घंटा तो आधा घंटा, इतनी देर के लिए मैं बैठ के अपना काम स्टार्ट कर दिया और माइंड को एंगेज रखा। ड्यूरिंग द टाइम फैमिली और ये सब लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम इसकी ये दो है, एक ये कहाँ से आता है ये पता नहीं चलता है, कौन आपको दे के जाता है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपके फैमिली में कितने भी क्लोज रिलेटिव है, दे कांट एबल टू हेल्प यू, वो आपको कोई भी तरह की मदद नहीं कर सकते। या तो इफ यू आर अ वाइज पर्सन यू कैन नॉट ऑफर देम, आप उनको बोलोगे भी नहीं कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि ये उनको इन्फेक्शन देने जैसी बात हो जाती है। इसलिए मेरी मदर, मेरा भाई, ये सब लोग यहाँ पे ही रहते हैं, हमारे पड़ोसी लोग जो है वो भी इतने वो है, लेकिन उनको किसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो उसका थोड़ा मैनेजमेंट किया, घर पर खाना कैसे आएगा, हम लोग बाकी का काम जो है वो कैसे करेंगे, ये सब कुछ निपटाया और माइंड को ऑक्यूपाइड रखा। फिजिकली धीरे धीरे फिट हो रहे थे। वाइफ को थोड़ा बुखार और ये सब जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता था, 2-3 दिन 4 दिन तक चला, लेकिन उनको वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई और एक हफ्ते तक उनको वीकनेस रही, और हम लोग पॉजिटिव रह के धीरे धीरे उसमें से बाहर निकले। लेकिन ये दौर ऐसा है, ये टाइम ऐसा है, जब आप फिजिकली और मेंटली 100% फिट नहीं होते हैं, तो आपके दिमाग में और ज्यादा सोचने के लिए, मान लो कुछ पढ़ने के लिए हमें इच्छा हो रही थी, लेकिन पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। हम लोगों ने कितनी कोशिश की, लेकिन रीडिंग वैसे मेरी हॉबी लगता है कि मैंने सोचा मैं ध्रुव भट्ट को ये टाइम के दौरान 1-2 बुक में पढ़ लूंगा, लेकिन जब तक आपको साथ नहीं देगा तो आपको वो मजा नहीं आएगा। इसलिए फिर रीडिंग और ये सब थोड़ा फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में थोड़ी बार कभी बातें कर लेना, और बाकी तो अपना जो काम है उसके साथ में एंगेज रहने का। इसी तरह से हमने कोशिश करके ये 14 दिन जो है वो धीरे धीरे निकाल दिए, और माइंड सेट एकदम क्लियर था कि जो भी तकलीफ है वो है, उसके उस साथ में हम लोग किस तरह से फास्ट रिकवर हो सके, जल्दी से अच्छे होके एटलीस्ट नॉर्मल कंडीशन तक आ जाए, कि फिर बाद में कोई भी आपका खुद का जो है वो आप अच्छी तरह से कर सको। शायद मेरे साथ जो मेरी अर्धांगिनी बैठी है उनकी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी होगी, बट आई रिक्वेस्ट दीपा इफ यू कैन शेयर फ्यू वर्ड्स। सब कुछ संजय ने वैसे बोल दिया है, पर हम लोगों ने वैक्सीन, मैंने 2 डोज लिए हुए थे और संजय ने भी 1 लिया हुआ था, तो उसका ऐसे तो पता ही था कि इतना ज़्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट या ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, फिर भी थोड़ा डर लग रहा था, फिर भी निकलना था, निकल गए। एक सिर्फ मैं एडवाइस यही दूंगी कि अगर कोरोना से बचो नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क पहनो, कहीं पे भी जाओ, अभी तो डबल मास्क पहनने की ज़रूरत है, और हैंड सैनिटाइज करो, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर अगर 3rd वेव आता है तो 3rd वेव में बचो, जब तक बचते रहेंगे तब तक ठीक है। अगर होता है तो वो 14 दिन जो वीकनेस होती है वो अपन को हिला देती है पूरा कि ये क्या हो गया है, ऐसे मीन्स वो 1 महीने तक, मुझे तो अभी भी ऐसे कभी लगता है कि कुछ हो रहा है ऐसे बॉडी में, बॉडी एक होता है, कभी लगता है कि नहीं उठना भी नहीं है, अभी सोए रहे अच्छा है। तो जितना बन सके उतना बचने की ट्राई करनी चाहिए, बाहर डबल मास्क, हैंड सैनिटाइज करने चाहिए, वैक्सीन अगर नहीं ली हो तो वैक्सीन लेनी चाहिए। बस मेरा तो यही कहना है। थैंक यू वेरी मच। ગુજરાતીમાં પેલું જે કહે છે ને ગૌરંગભાઈ કે સાપ ગયા ને લીસોટા રહી ગયા, એના જેવી વાત છે। કોરોના તો જતો રહે છે 14 દિવસ પછી, અને તમે કદાચ નેગેટિવ પણ થઈ જાવ છો, પણ એના લીસોટા જે છે ને એ લગભગ 15 દિવસ મહિના સુધી તો એટલીસ્ટ તમારો પીછો નથી છોડતા, અને જબરજસ્ત અશક્તિ ને એવું બધું હોય છે। પણ મારા એ નસીબ કે જે ગણો તે એના કારણે હું બહુ બધી સર્જરીઓ ને એ બધામાંથી આ એમ્પ્યુટેશનના હિસાબે એમાં પાસ થયો છું, અને ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ હું એટલું શીખી ગયો
કે તમારો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ અને પોઝિટિવિટી જે છે એનાથી તમે કોઈ પણ તકલીફમાંથી ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય પણ તમે બહાર निकली जाओ છો. એટલે मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सब लोग तो इतने पॉजिटिव हो कि आपकी ऑरा और एनर्जी से ही सब दूसरे लोग जो है प्रभावित होते हैं. तो आप सबको पॉजिटिव बनाते रहे और सब लोग पॉजिटिव रहे, यही हमारी शुभकामना है. और आपका जो ये अभियान है गौरांग भाई, अमीबेन, सब लोग, उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई. इसी तरह से आप जो समाज कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए, योग के लिए जो भी कर रहे हो उसमें आपको बहुत तरक्की हो और सब लोग जो है वो अच्छे विषय को समझे. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद संजय भाई, आपका भी बहुत अच्छी बातें कही. आपने भी जो लास्ट में जो बातें कही, शुरुआत में जो आपने बात कही, ये भी बहुत सही थी कि भाई 12 ईयर के बच्चे को क्वारंटाइन करने की जगह अच्छा है कि हम क्वारंटाइन हो जाए. तो ये एक डिसीजन था, वो वाकई बहुत अच्छा डिसीजन था. देन आफ्टर आपने और देवाजी ने जो दोनों बातें कही, एक तो बात है कि बचते रहे माने बचना माने कि डरना नहीं है, मगर सावधानियां बरतनी है. क्योंकि जितनी सावधानियां बरतेंगे उतने जल्दी से हम इस विषय में नॉर्मलाइज रह पाएंगे हम. क्योंकि जरूरी यही है कि प्रॉब्लम यही होती है कि भाई हम डर जाते हैं जब, तो डरने की वजह से बहुत सारी चीजें हम बिगाड़ देते हैं. और डर है वो इम्यूनिटी लॉस करने वाला, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी लॉस करने वाला है. और जिसको रादर इसको फियर नहीं कहेंगे, शायद इसको मैं फिर से एक टर्म यूज करूंगा, फोबिया है ये. तो ये जो फोबिया है वो फोबिया बहुत ही खतरनाक चीज है. तो उसमें हम ना फंसे और बाहर रहें, ये बहुत जरूरी है. और शायद ये श्रृंखला की शुरुआत होने की वजह भी यही थी कि जब पिक पर था, पिक पर भी नहीं कहूंगा, पिक से पहले का जो समय था, उस समय मुझे लग रहा था कि टोटल पॉपुलेशन का 1% भी इन्वॉल्व नहीं है कोरोना पॉजिटिव में. फिर भी बाकी के जो 99% जो लोग हैं वो जितने फियर से जा रहे हैं, जिस फोबिया में वो फंसे जा रहे हैं, उनके लिए क्या. तो ये श्रृंखला का मोटिव ये था कि एक आधा पौना घंटा हम ऐसा बिताएं कि जिसमें हम सभी पॉजिटिव रह पाए. और आप जैसे काफी लोगों को हम इस तरह से इसलिए बुलाते हैं कि आपकी भी ओरा होती है, हमारी ओरा तो ठीक है, मगर आपकी भी ओरा होती है कि जब आपको लोग सुनते हैं कि प्रैक्टिकली हम रोज कहते रहेंगे तो उसकी इंपैक्ट नहीं आएगी, मगर हर रोज कोई व्यक्ति, एक गेस्ट आके कहता है कि नहीं इसमें पॉजिटिविटी रहनी है, तो इसकी इंपैक्ट आज हमें दिख रही है. एटलीस्ट 20-25 एपिसोड के बाद आप जो सबके फोन आते हैं, पर्सनली जिनके मैसेजेस आते हैं, ग्रुप में भी मैसेजेस आते हैं, तो ये लगता है कि ना वाकई ही में एक जिस मोटिव से हमने काम शुरू किया था, उस मोटिव में शायद अभी बेबी स्टेप्स अभी शुरू हुए हैं हमारे. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जी जी जी. आगे चलेंगे हम. ड्यूरिंग द टाइम एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा गौरंग जी के, ये पेंडेमिक का जो टाइम है उसमें हमने मिनिमम न्यूज चैनल देखना डिसिप्लिनरी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके थ्रू हमारे पास देख रहे थे नेगेटिविटी ही आ रही है, तो क्यों उसको हम लोग हमारा यहाँ पे डंप करने दें. सही बात है. तो हमने ये पहले से ही कर दिया कि हमने न्यूज जो है चैनल बहुत मिनिमम, पूरे दिन में एक बार थोड़े न्यूज देख लिए, ठीक है, बाकी कंटिन्यू चलाते रहे, क्या अपडेट से देखते रहे, ऐसा कुछ नहीं. बढ़िया. थैंक यू अमी बहन. ओके, धन्यवाद संजय भाई. धन्यवाद. अमी बहन, बस आपके लिए बारी है. जी बताइए मॉरल तो स्टोरी. हाँ, आज मकड़ी की बात लेकर आई हूँ. मकड़ी, एक मकड़ी थी, तो उसने सोचा कि मैं आराम से रह पाऊं, इसके लिए एक शानदार झाला बनाती हूँ और जिसमें खूब सारी मक्खियां फंसेगी और मैं आराम से फिर उसे खाती रहूंगी. तो उसने एक कमरे का कोना पसंद किया और झाला बुनना शुरू किया. कुछ देर बाद आधा झाला उसका बुन चुका और तभी वहां जाकर एक बिल्ली आई. तो बिल्ली हंसने लगी मकड़ी के ऊपर. मकड़ी को तो गुस्सा आ गया और वो बिल्ली से बोली, हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने कहा, यहाँ मक्खियां नहीं है, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा? तेरे जाले में कौन फंसेगा? तो ये बात मकड़ी के गले में उतर गई और उसने बिल्ली का शुक्रिया अदा किया कि बिल्ली बहन आपने तो बहुत अच्छी सलाह दी, ठीक है मैं कहीं और जाके मेरा जाला
बनाती हूँ। वो जाला अधूरा छोड़कर वो दूसरी जगह गई। वहां उसे एक खिड़की नजर आई और उसने वहां पर जाला बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक जाला बुनती गई, आधा पौना जाला बुन गया। तभी जाके वह एक चिड़िया आई। चिड़िया तो मजाक करने लगी और बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों, अब क्या हुआ? अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपने झाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात भी ठीक लगी, उसने वो भी छोड़ दिया अधूरा और चल पड़ी आगे की ओर। अभी तो उसको भूख भी लगने लगी थी, झाला भी नहीं था। तब जाके एक अलमारी इसकी नजर में आई, तो अलमारी में जाके उसने शुरू किया अपना झाला बनाना। जैसे ही झाला बनाने जा रही है तो कॉकरोच आ गया। कॉकरोच ने कहा, यहाँ क्या झाला बना रही हो तुम? यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं, कुछ ही देर में कोई आएगा भंगार वाला तो ये अलमारी बिक जाएगी, तो तू क्या करेगी फिर? तो यह सुनकर मकड़ी तो वहां से भी चल पड़ी। बार बार प्रयास करने पर भी वो झाला झाला बुनने में उसमें ताकत थी, लेकिन सबकी बात में आकर वो अपना काम जो है वो अधूरा छोड़ देती थी। और भूख की वजह से बेहद ही परेशान थी और पछतावा भी हो रहा था कि अरे रे, मैंने बिल्ली की बात नहीं मानी होती तो ठीक होता, चिड़िया की बात नहीं मानी हो तो ठीक होता, मैंने वहां झाला बना दिया होता तो अच्छा होता। फिर एक चींटी उसको देखी, तो उसने चींटी से मदद मांगी कि भाई चींटी, मुझे मदद कर, मैं तो ये मेरे साथ हो रहा है। तो फिर चींटी बोली, मैं तुम्हें कई देर से देख रही हूँ। जब तेरे पास वक्त था, तेरे पास इतनी ताकत थी, तू बना भी सकती थी, फिर भी तूने दूसरों की बात मान के अपना जो रास्ता था वो छोड़ दिया। तो अब इसमें तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो अब तो तेरे पास भूखे रहने के अलावा कोई चारा है ही नहीं। और सचमुच में मकड़ी भूखी रह गई, घर के बगैर भी रह गई। तो इस बात से हमें भी ये मॉरल लेना है कि हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, हम उत्साहित भी होते हैं, लेकिन जब लोगों की नेगेटिव कमेंट्स हम पर आती है तो वो हमारा उत्साह कम होने लगता है और वो काम हम बीच में ही छोड़ देते हैं। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, हमारी तो कैपेसिटी थी कि भाई हम ये काम कर सकते थे, लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही थी आज की स्टोरी। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे ही दारा बहन का रुख करूंगा और दारा बहन आप शांति मंत्र करवाइए, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सोमवार को रात